हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ध्रुव स्कूल में। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में जो हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, गेस्ट पेपर कह लो, मॉडल पेपर कह लो, जो पेपर जिस प्रकार का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, एग्जैक्टली ऐसा ही पेपर आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट देख जाना क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है ये वीडियो देखना। इसी तरह का पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। बेटा हम लोग बहुत हर संभव प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से आपके एग्जाम के लिए। हमने एग्जाम टाइम प्रैक्टिस की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम लोग बेहतरीन तरीके से कवर करा रहे हैं। साथ ही साथ गेस्ट पेपर और मॉडल पेपर्स, बहुत सारे मॉडल पेपर्स हमने डाल रखे हैं अपने चैनल पे, तो चैनल पे आप सर्च करके वो चीजें देखना। लेकिन फिलहाल इस गेस्ट पेपर से स्टार्ट करते हैं। देखो ये गेस्ट पेपर की सीरीज में हम लोग गेस्ट पेपर 4 कवर करने वाले हैं। यस, वी आर गोइंग टू कवर गेस्ट पेपर 4 इन दिस वीडियो। तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। पूरे के पूरे 80 क्वेश्चंस जो नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आते हैं ना, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और लैंग्वेज, सारे के सारे 80 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। एंड एक बात और कि इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए, दोनों विद्यार्थियों के लिए हमने क्वेश्चंस रख रखे हैं। क्वेश्चंस इंग्लिश में भी हैं, क्वेश्चन हिंदी में भी है, तो मजा तो बहुत आने वाला है। ठीक है, आपको हमारा साथ देना होगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। बेटा सेशन स्टार्ट करने से पहले ना, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाना बहुत जरूरी है। यकीन मानो बहुत जरूरी है। जब आप लिखते हो ना, आपके दिमाग में भी छपाई होती चली जाती है, तो लिखना जरूरी है। ठीक है, लिखना जरूरी है। आपका जो है इंटरएक्टिव सेशन एक तरह से कह लो ये होना चाहिए, मतलब आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, आप कमेंट्स में लिखते हुए चलना, जो भी आंसर आप सॉल्व करके लेके आना वो कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना। उसके बाद मेरा तरीका देखना कि कैसे जो है मैं सॉल्व कर रहा हूं। टाइम बहुत बचेगा, प्रैक्टिस वाला सेशन है, तो इसलिए प्रैक्टिस की तरह से आपको प्रैक्टिस करते हुए भी चलना है। ठीक है, क्लियर है क्या बात? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा हमने ना इस तरह, एक मिनट, ओहो ये तो बाकी है। देखो पुराने बच्चों को तो पता है, लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है कि नए बच्चों को बता दूं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, नए आए हो, तो ये जान लो कि हमारा ये द्रोण स्कूल का ऐप जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इस ऐप में आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकते हो और सैनिक स्कूल की बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाती है। हमारे नवोदय विद्यालय के कोर्सेज एंड सैनिक स्कूल के कोर्सेज आप देख सकते हो कि इस पे अवेलेबल है। ठीक है, तो बहुत सारे कोर्सेज इस पे अवेलेबल है, आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आपका एग्जाम अगर नजदीक है तो ये जो 50 मॉडल पेपर की सीरीज हमने डिजाइन कर रखी है ना, दिस इज द सेवियर फॉर यू। क्योंकि इसमें मॉडल पेपर्स में, हर एक मॉडल पेपर्स में जो है 50 मॉडल पेपर्स टोटल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। और हर एक मॉडल पेपर में सारे के सारे वीडियो सॉल्यूशन रखे गए हैं, यानी कि मेंटल एबिलिटी, मैथ्स एंड लैंग्वेज, सभी वीडियो सॉल्यूशंस इसमें रखे गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। इसके साथ साथ आंसर की भी है, प्लस इसके साथ साथ आपको मिलेगा पीडीएफ। ठीक है, तो ये एक काम करना, आप ले लेना इसको, 2 घंटे बैठ करके हर एक पेपर को 2 घंटे अच्छे से बैठ करके सॉल्व करना। कोशिश करना कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर ये पेपर ऑफ सॉल्व कर लो। जहां फंसो तुरंत वीडियो सॉल्यूशन देखो, जहां फंसो तुरंत वीडियो सॉल्यूशन देखो। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है अभी, आपके पास अभी टाइम नहीं है कि आप किसी एक क्वेश्चन को लेकर के आधे घंटे 1 घंटे बर्बाद करो। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन देखोगे तो वहां से आपको शॉर्ट ट्रिक पता चलेगी, वहां से आपको टेक्निक पता चलेगी, तो ये जरूरी है आपके लिए। मॉक टेस्ट जरूरी है बेटा, मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले जरूर देकर के जाना ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आप अपने साथ के स्टूडेंट्स के साथ अपनी कंपैरिजन भी कर सकते हो कि कहां पे आप स्टैंड कर रहे हो। चलो बहुत बड़ा प्रमोशन स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसा कुछ हमने ना मॉडल पेपर डिजाइन किया हुआ है। तो ये मॉडल पेपर देखो, ये इंग्लिश मीडियम वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसा ही हमने हिंदी मीडियम वाला भी ये डिजाइन किया है, देख रहे हो, तो हिंदी मीडियम वाला भी। तो चूंकि अभी मैं दोनों बच्चों को पढ़ा रहा हूं साथ साथ, तो इस तरह का पेपर इस पे जो है अगर मैं दिखाऊंगा तो बहुत छोटे छोटे अक्षर दिखेंगे, लेटर्स, और बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैंने ना इसमें से क्वेश्चन को क्रॉप कर करके पूरे जमाए हुए हैं। देखना बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक करने के साथ स्टार्ट कर दो। चलो वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते हैं। पहला सेक्शन हमारा है मानसिक योग्यता। अपन जानते हैं बच्चे, अपन होशियार बच्चे हैं क्या, अपन जानते हैं कि 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी से आते हैं। ठीक है क्या? चलो, तो जो पहला सेक्शन हमारा मानसिक योग्यता का वो है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट यानी कि अपना है ये भिन्न आकृति। क्या बोलो बच्चा? ये है भिन्न आकृति। गुरुजी ये क्या है? ये भिन्न आकृति है। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। और देख ये जो पेपर है ना, एक बैलेंस्ड पेपर है। कहने का मतलब कुछ सवाल बहुत कठिन है, कुछ सवाल बहुत आसान है और कुछ सवाल एवरेज है। कुल मिलाकर के मॉडल पेपर ऐसा है जैसा एग्जाम में आएगा। एग्जाम में कुछ कठिन सवाल आते हैं, कुछ आसान आते हैं और अधिकतर सवाल एवरेज ही रहते हैं। तो उस तरह से ये पेपर सेट किया गया, इसलिए बोल रहा हूं पूरा देखना। ठीक है, देखो अब ये भिन्न आकृति में क्या अलग है, आपको ऑड मैन आउट छांटना है ना। देखो बेटा, इसमें एक गोला है, इसमें 2 सर्कल है ना, इसमें 3 है और इसमें 1 2 3 4 5, क्या है? 5 है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। नाउ यू सी हियर कि क्या हो रहा है ना,
क्या हो रहा है कि इसमें ये 3 है, ये 5 है, ये 1 है, तो ये तीनों संख्याएं विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं बेटा? विषम संख्याएं हैं। कैसी बोलो? विषम संख्याएं हैं। ठीक है क्या? ये तीनों संख्याएं विषम संख्याएं हैं, यानी कि ऑड नंबर्स हैं, है कि नहीं? ऑड नंबर्स हैं। तो अगर ये तीनों संख्याएं ए और सी एंड डी ऑड नंबर्स हैं, मेरे पास सिर्फ एक ही इवन नंबर है, यानी कि बी। ऑप्शन कौन सा होगा? बोलो जल्दी बताओ। ऑप्शन बी। यस, ये सबसे अलग है। क्या करना होता है इसमें कि जो 4 आकृतियां हैं ना, 3 किसी न किसी तरह से समान होंगी, मतलब उन तीनों में कोई ना कोई एक समानता होगी। जैसे 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 मछली पानी में रहती है, ठीक है, और सांप भी पानी में रह सकता है, पानी जमीन पे दोनों पे रहता है, लेकिन पानी में भी तो रह सकता है। मछली हो गया, सांप हो गया, सीप हो गया। सीप मतलब वो वाली सीप ना, घोंघे वाला, तो वो भी पानी में रहता है मान लो। और मान लो बकरी एक दिया हुआ है, तो वो तो जमीन पे रहती है, तो वो सबसे अलग हुई। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जो है समान होगी तीनों में, एक में अलग होगी, उसको आपको छांटना है। क्लियर है बात? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। देखना जरा बच्चे, इसमें क्या है? इसमें देखो कि ये अंदर की तरफ इसमें घुसा हुआ है और बाकी सब में किसी में अंदर की तरफ घुसा हुआ नहीं है। देखो ये अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। क्या बोलो बेटा? तो सीधा हमारा आंसर ए पे हम ठप्पा लगाएंगे। लगाएगा ठप्पा? मारे क्या बोर्ड को? तो ये हमारा आंसर सही है। क्या बात समझ में आ रही है? इसमें क्या है कि बाहर बाहर सभी है, लेकिन इसमें अंदर की तरफ ये घुसा हुआ है। देखो इधर से भी, इधर से भी। ठीक है क्या? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो बेटा बहुत अच्छे से समझना। इसमें ये ट्रायंगल है, मतलब 3 है तो अंदर 3 गोले, इसमें 4 है बाहर तो अंदर 4 सर्कल, है कि नहीं? ये 5 है बाहर बाहर तो अंदर भी 5 सर्कल, लेकिन डी के साथ धोखा हुआ है। डी के साथ धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ है मास्टर? बाहर जो है 6 है तो अंदर 1 2 3 4 5, एक कम हो जा रहा है ना। बाहर 6 है तो अंदर गोले कितने होने चाहिए? सर्कल कितने होने चाहिए? क्या ये 6 होने चाहिए? बिल्कुल गुरुजी, लेकिन धोखा है, ये तो धोखा है, धोखा हुआ है ना। तो धोखा हुआ है बच्चे, तो ऑप्शन अपना डी सही है, क्योंकि अंदर 5 है जबकि रहना चाहिए था 6। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो भाई लल्लू सवाल है, यकीन मानो। देखो कितना मस्त, एकदम ये झोली भरने वाले क्वेश्चन है। अंकों से तुम्हारी झोली भरेगी। देखो क्या बोला बेटा? अंकों से तुम्हारी झोली भरेगी। यहां पे ये कोना दिख रहा है, ये कोना दिख रहा है ना। बाकी समय में, बाकी सभी में ये कोना नहीं दिख रहा है। देखो यहां पे भी ये कोना नहीं है भाई साहब, ये कोना नहीं है, ये तो स्मूथ कर दिया गया, आर्क बन गया है, वक्र बन गया है कि नहीं? तो अपना ऑप्शन सी सही है। अब नाउ वी हैव कंप्लीटेड 4 क्वेश्चंस ऑफ ऑड मैन आउट। ठीक है क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि 4 में से कितने सही हुए, क्योंकि अगला जो सेक्शन है ना, ये है समान आकृति। बच्चे मैंने आपसे बोला था कि समान आकृति, जब भी आप क्वेश्चन पेपर आए आपके आगे, सबसे पहले ढूंढो कि समान आकृति कहां है। समान आकृति को ढूंढ करके उसको सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन फिगर है ना, ये जो क्वेश्चन फिगर है वो इनमें से किससे एकदम मिलता जुलता है, हूबहू किससे मिलता जुलता है। तो आप देखोगे बेटा कि ए ऑप्शन से इसमें मिलता जुलता है, एकदम ऐसा ही तो है ना। तो ये समान आकृति कुछ नहीं करना है भाई साहब, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस देखना है कि इससे कौन सा मिलता जुलता है। हमारा ऑप्शन ए हो गया। क्या सही है क्या? अब देखो, अब ये तुम्हें करना है, ये मास्टर नहीं कराएगा, नहीं कराएगा मास्टर, ये तुम्हें करना है। जल्दी देखो, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, फटाक से सारे बच्चे लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, मुझे लिख करके बताओ कि कौन कौन से का कौन कौन सा ऑप्शन होगा अपना सही। ठीक है क्या? चलो जल्दी फटाक से लिखो मुझे। अब ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है बेटा। देखो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, तुम्हें मास्टर का साथ देना होगा, तभी ये वीडियो कंप्लीट हो पाएगी और आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। बहुत जरूरी है बेटा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन? अपना आ गया पैटर्न वाला। क्या बेटा? बोलो पैटर्न वाला। तो पैटर्न को अपने को पूरा करना है। देखो यहां पे इधर की तरफ है, यहां पे नीचे की तरफ है, तो यहां क्या मैं कह सकता हूं कि इधर की तरफ मुंह होगा। गुरुजी बात बिल्कुल सही कह रहा हूं, पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर ऊपर, तो इधर की तरफ मुंह होगा, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा। यहां पे अपने को ऐसे करना है और ऐसे कर देना है, बस हमारा पैटर्न पूरा हो जाएगा। अपने को एक खाने को पूरा करना है ना, बाकी तीनों तो पूरे ही हैं। तो कौन सा ऑप्शन? सी मिल रहा है। यस सी ऑप्शन सही है। बी धोखा है, गड्ढा है भैया, यहां पे धोखा है। क्यों धोखा है गुरुजी? धोखा इसलिए है क्योंकि यहां पे एक लाइन की कमी हो रही है ना, अपने को तो यहां से एक लाइन चाहिए, है कि नहीं? देखो बेटा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों का शेयर जरूर करना, क्योंकि इतनी मेहनत हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो तुम्हारा एक फर्ज तो बनता ही है शेयर करना वीडियो को। जितना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स आएगा उतनी ही ज्यादा मेहनत हम कर पाएंगे, हम मोटिवेट हो पाएंगे। ठीक है। तो आप एक काम करना, शेयर करना वीडियो को। देखो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना अभी, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो ये ऑप्शन अपना सी है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जरा देखो तो बेटा, इसमें अपने को बहुत ज्यादा कुछ बनाने वाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बनाते बैठ जाओ, एग्जाम में टाइम आपका
लग जाएगा बहुत ज्यादा। तो क्या करना है, ज्यादा बनाना नहीं है आपको, क्या करना है, सिंपल सा एक ट्रिक देखना है कि इधर की तरफ इसका मुंह है, इसका मुंह इधर की तरफ, इसका मुंह इधर की तरफ, तो हमें चाहिए इधर की तरफ मुंह, है कि नहीं। तो ऑप्शन अपना क्या मैं कह सकता हूं डी ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल गुरुजी, ये डी ऑप्शन अपना सही ऑप्शन होगा। क्या, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपने को ये कंप्लीट करना है, ठीक है क्या, ये कंप्लीट करना है। अब जरा एक बात समझना कि ये कंप्लीट करने के लिए अपने को यहां पे एक स्क्वायर को पूरा करना पड़ेगा, है कि नहीं, स्क्वायर को पूरा करना पड़ेगा। तो स्क्वायर को पूरा अगर हम करना चाहते हैं तो हमें ए ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है और डी ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है, जबकि बी में यहां कहां मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना यहां पे, तो बी वाला तो हो ही नहीं सकता। सी वाले में भी यहां पे नहीं मिल रहा है, सी वाला भी। तुम तो गए, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना होगा। अब देखो बेटा, अब नाउ सी हियर, अब क्या है कि यहां पे हमें सर्कल को भी पूरा करना है ऐसे ना, तो सर्कल तो सिर्फ ए में पूरा हो रहा है, डी में कहां हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो तुम भी जाओ, तुम्हारा भी समय आ ही गया, ऑप्शन बचा ए। देखो यहां पे किस टेक्निक का इस्तेमाल किया हमने, एलिमिनेशन मेथड, मतलब इसको भेज दिया, इसको भेज दिया, इसको भेज दिया, बच्चा कौन, ए ऑप्शन, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो अगला क्वेश्चन आ गया हमारा सीरीज का, यानी श्रृंखला का, सीरीज का पहला क्वेश्चन बेटा, मैं चाहता हूं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत आसान दिख रहा है आपको, बहुत आसान दिख रहा है, लेकिन जो रोटेशन है ना वो इस तरह से हो रही है कि बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये देखो, मैं यकीन मानो मैं बता रहा हूं ना, बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मास्टर इसको नहीं कराएगा, तुम्हें बताना है। चलो सारे के सारे बच्चे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है तो आपको लिखते हुए चलना है। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि गुरुजी सीरीज वाला जो क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन का आंसर ये है। सीरीज के पहले क्वेश्चन का आंसर ABCD आप लिख करके बताओ। अगले क्वेश्चन में मैं बढ़ता हूं, देखो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो अगला 8 होगा। 2 बढ़ते जा रहा है गुरुजी, क्या आसान सा सवाल है, 8 होगा, 2 4 6 8। अगला देखो 2 3 5 है, तो अगला 7 होगा। क्या, देखो समझना कि 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, ये किसकी सीरीज है बेटा, क्या मैं कह सकता हूं कि ये अभाज्य संख्याओं की सीरीज है, अभाज्य संख्याओं की, यानी कि प्राइम नंबर की सीरीज है। गुरुजी बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, प्राइम नंबर की सीरीज है, तो इस तरह की सीरीज आती है एग्जाम में, तो ऑप्शन अपना 7 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़े, क्या ये रहा AEIOU, किसका सीरीज है भाई साहब, अपन जानते हैं कि AEIO और U, ये 5 लेटर्स अंग्रेजी में है ना, ये 5 लेटर्स जो है ना वो स्वर हैं, क्या है, स्वर हैं, स्वर है, यानी कि वॉवेल्स है। क्या है बेटा, ये है वॉवेल्स, अपने अंग्रेजी के वॉवेल्स हैं। अब बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो AEI उसके बाद O आएगा ना, O आएगा। बिल्कुल गुरुजी बात सही है, सी ऑप्शन पे ठप्पा लगा देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये रहा अगला क्वेश्चन। अब अपने को रिलेशन वाला क्वेश्चन आ गया, संबंध वाला क्वेश्चन। इसको हम लोग बोलते हैं एनालॉजी भी बोलते हैं, सहसंबंध भी बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, जो चाहे बोल लो, आपकी मर्जी है। इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने पे ध्यान देना है, मास्टर इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेगा बेटा, इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ो इंस्ट्रक्शन। क्या कह रहा है कि 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्नों के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में दूसरा चित्र गायब है। देखो एक सेट ये हो गया 2 का और एक सेट ये हो गया, इसमें दूसरा चित्र गायब है। संबंध बताना है, समझना कि इसमें और इसमें जो संबंध है वही संबंध इसमें और इसमें होना चाहिए। तो क्या संबंध है, संबंध देखो क्या संबंध है, रिलेशन क्या है, ये अंदर वाला जो है ना वो बाहर आ जा रहा है। देखो ये अंदर वाला क्या बोला, बाहर आ जा रहा है। गुरुजी बात तो दिमाग में मेरे ठनक रही है, दिमाग की घंटी बज रही है। तो ये अंदर ये सर्कल है तो बाहर सर्कल हो जाएगा और अंदर ट्रायंगल हो जाएगा। बाहर सर्कल अंदर ट्रायंगल, क्या मेरा ऑप्शन ए होगा? बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए मारेंगे, क्या मेरा ऑप्शन जो है ए होगा? जल्दी बताओ। नहीं होगा। जरा देखना क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारी लाइंस भी तो हैं, तो लाइंस कहां जाएंगी भाई साहब, लाइंस को भी तो रखना ही है ना, तो ऑप्शन हमारा सी होगा। इसीलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन बहुत सही है, क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं। ठीक है क्या, चलो तो सी ऑप्शन अपना सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस देखो इसमें क्या है, ये 3 लाइन है ना, तो 3 लाइन से ट्रायंगल बन गया। भाई साहब ये 4 लाइन है, एक की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये जो क्रॉस कर रहा है उसकी बात नहीं करेंगे अपन, तो 4 लाइन से चतुर्भुजिया, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या संबंध है देखना, अगर अपन यहां पे मिरर लगा दें, मिरर लगा दें, मिरर लगा दें, यानी कि दर्पण लगा दें, ठीक है, तो दर्पण लगा दें तो ऐसा ही इमेज इधर बनेगा, है ना। ये मिरर इमेज है, इसका दर्पण प्रतिबिंब है, तो यहां भी अगर अपन मिरर लगा दें, दर्पण लगा दें, तो ये कुछ ऐसा बनने वाला है ना, ऐसा। तो ऑप्शन कैसा मास्टर, ऐसा, यानी कि ऑप्शन सी बनेगा। देखो है कि नहीं, ऑप्शन सी अपने पास बनने वाला है, जो भी हो, ठीक है, ऐसे बनेगा, तो ऑप्शन सी अपने पास बन जाएगा। देखो अच्छा क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें क्या संबंध है देखना जरा। देखो
थोड़ी तेज चलेंगे ना, थोड़ी जल्दी जल्दी चलेंगे, क्योंकि मैथ्स में बहुत टाइम लगने वाले। देखो बेटा, अगर तुम्हें ये चीजें आसान लग रही हैं तो मैं तो बोलूंगा कि सीधा मैथ्स पे आ जाओ, मैथ्स पे आ जाओ। क्योंकि ना अब देखो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, मास्टर बिल्कुल भी आपको नहीं बोलता है टाइम वेस्ट करने के लिए। आप सीधा मैथ्स पे आ जाओ, मैथ्स को सॉल्व करो, मजा आएगा। ठीक है, देखो ये देखो, इसमें क्या रिलेशन है कि ये फिगर्स यहां पे आ जा रहे हैं, थोड़ा सा ये रोटेट कर जा रहा है 45 डिग्री, है ना। ये अपनी जगह छोड़ करके यहां आ गया, मतलब यहां आ गया। ये अपनी जगह छोड़ के यहां आ गया, मतलब यहां आ गया। ये अपनी जगह छोड़ के ये ट्रायंगल पे आ गया, है ना। तो इसमें भी ये सारे अपनी अपनी जगह छोड़ के आ जाएंगे, मतलब ये यहां पे आ जाएगा, ये पंचभुज यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये जो चतुर्भुज है यानी कि क्वाड्रिलेटरल है वो यहां पे आ जाएगा, ये जो सर्कल है वो यहां पे आ जाएगा, ट्रायंगल है यहां पे आ जाएगा। ठीक है क्या? अब तुम बताओ, इसमें से तुम बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, मुझे जल्दी से लिख करके जवाब दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैंने बता तो दिया, एक्सप्लेन कर दिया। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। दिस इज पार्ट 6, सो वी हैव कंप्लीटेड 5 पार्ट्स, मतलब 20 क्वेश्चन। तो लिखो, कांग्रेट्स लिखो भाई अपने आप को, 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है बेटा पहला क्वेश्चन, कि आपको क्या करना है ना, आपको इसमें फिट करके बताना है कि कौन सा इसमें फिट होगा। बस सिंपल सी बात है भाई साहब, ये ए नहीं फिट हो रहा है क्या, हट हट ये तो फिट हो गया ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत आसान है ना। अगले क्वेश्चन पे देखो, फटाक से करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे इसको। देखो यहां से ऐसे कंप्लीट करना है, तो कौन सा फिट हो रहा है बताओ तो। ए धोखा है, धोखा है बेटा, ये धोखा है। देखो क्यों, क्योंकि यहां पे ये छोटा है, ये छोटा है, अपने को थोड़ा चौड़ा चाहिए। क्या चाहिए, क्या बोला मास्टर ने, अपने को थोड़ा चौड़ा चाहिए, तो ऑप्शन सी सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखना बेटा, इसमें क्या है, ऐसे और ऐसे, यानी कि ये अपने को फिट करना है, तो यहां पे अपने को ऐसा चाहिए, है ना। ये तो ऐसा है, तुम ऐसे हो तो तुम गए, अपने को चाहिए ये, यानी कि बी ऑप्शन। देखो यहां पे फिट हो रहा है क्या, यस, बी ऑप्शन फिट हो रहा है, अपना ऑप्शन है बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसका जवाब मुझे तुम खुद दो। चलो चलो फटाक से बेटा, फटाक से इसका जवाब मुझे दो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। हाँ, यहां पे देखो, इसको ऐसे ना, इसको फिट कौन सा होगा, कौन सा फिट होगा, सी ऑप्शन फिट होगा, यस सी ऑप्शन फिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आ गया हमारा मिरर इमेज, शक्ल देखिए उठ करके, वैसे ही इसमें भी करना है। ठीक है, तो क्या करना है बेटा, देखो यहाँ पे मिरर है, ये मिरर है, तो आप ऐसे सोचो कि ये दर्पण है, ये मिरर है, और हम इधर खड़े हैं, तो हमारी शक्ल सामने कैसे दिखेगी, उसी तरह से इसकी भी शक्ल देखनी है, इसकी भी शक्ल देखनी है। तो ये शक्ल ऐसी उल्टी दिखेगी ना, देखो ऐसे उल्टी दिखेगी। ये तीर इधर है तो ये तीर उधर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि गुरुजी ऑप्शन नंबर बी मुझे लग रहा है सही होगा। तुम्हें सही लग रहा है, क्या बोला, तुम्हें सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा। अब देखो ये वाई ऐसे है ना, यहाँ पे y ऐसे है, तो दर्पण में ऐसे पलट जाएगा, मतलब फिर भी y तो y नहीं बदलेगा, ऑप्शन अपना रहेगा डी ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज देखो कि यहाँ पे बेटा हमने क्या किया, ऐसे किया ना, यहाँ पे हमने किया ऐसे, तो यहाँ पे ये लाइन जो है वो ऐसी आ जाएगी। ठीक है, सभी में ऐसी लाइन है गुरुजी, कौन सी बड़ी बात है। ये जो है, ये जो अपना स्क्वायर है वो यहाँ पे आएगा, और ये ट्रायंगल इधर आ जाएगा, है ना। ट्रायंगल देखो ऐसे, ये पलट ऐसे हो जाएगा ना, दर्पण इधर है तो ट्रायंगल इधर आ जाएगा, तो ट्रायंगल अपना सी ऑप्शन सही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाक से, ये रहा जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे देखो, ये लाइन ऐसी है तो यहाँ पे ये लाइन ऐसी आएगी। क्या बात सही है बेटा, गुरुजी बात तो सही बोल रहा है, यानी कि अपन एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, भगा सकते हैं इनको। किसको, देखो इसमें ऐसी लाइन नहीं है तो तुम तो गए, इसमें भी ऐसी लाइन नहीं है तो तुम तो गए। ऑप्शन बचा ए एंड ऑप्शन बचा डी, ऑप्शन बचा ए एंड ऑप्शन बचा डी। तो देखना यहाँ पे ऐसी लाइन, इसमें भी ऐसी है, लेकिन छोटी वाली रेखा छोटी वाली रेखा सिर्फ ऑप्शन ए में है, डी में नहीं है बेटा, है ना। तो डी में नहीं है, ऑप्शन ए अपना सही ऑप्शन हो गया। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 8। कौन सा, पेपर कटिंग वाला, कागज काटने वाला। देखो इसमें क्या है, मजा आता है, मजा बहुत आता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अपन कागज को पैसे फोल्ड करते हैं, फिर वहां पे छेद करते हैं या फिर कुछ काटते हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर। देखो क्या है कि यहां से हमने पेपर को फोल्ड किया, क्या यहां से फोल्ड किया, फिर यहां से फोल्ड किया, एक छोटू सा यहां पे गोला काट दिया, तो ये गोला यहां पे भी आ जाएगा सर्कल, और पेपर को फिर से अनफोल्ड करोगे तो इन दोनों तरफ भी आ जाएगा। ऑप्शन अपना डी सही होगा, क्या, यस डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो यहां से फोल्ड किया है कि नहीं, उसके बाद यहां से फोल्ड करने के बाद अपने पास पेपर ऐसा बना, फिर यहां से हम फोल्ड कर रहे हैं। अब देखो बेटा, यहां से फोल्ड किया तो ऐसा बन गया, है ना। ये शायद तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं एक काम करता हूं, एक पेपर से आपको समझा देता हूं। क्या बेटा, एक पेपर से आपको समझा देता हूं, रुको जरा। तो ये रहा मेरा पेपर एक, मान लो, सुनो, जैसे कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। ओहो, तो यहां से ना मैं इसको फाड़ लेता हूं,
और ये मेरे पास स्क्वायर हो गया, मान के चलो स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये मान के चलो स्क्वायर हो गया। सबसे पहले ऐसा स्क्वायर था तो हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, ठीक है, हो गया। अब यहां से अपन क्या कर रहे हैं, देखो ऐसे ये फोल्ड कर लिया है ना, उसके बाद यहां से क्या कर रहे हैं, ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, देख रहे हो, ऐसे इस तरह से कुछ फोल्ड कर रहे हैं, देखो देखो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं, फिर ऊपर ये कट लगा दे रहे हैं, एक कट लगा दे रहे हैं, तो ऊपर हमने एक यहाँ पे ऐसा वाला कट लगा दिया, ऐसा कट लगा दिया, है ना। देखो अब जब इसको खोलोगे ना वापस, जब खोलोगे तो ऊपर ही सिर्फ 2 कट आएंगे, देख रहे हो, नीचे तो कोई कट नहीं आ रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन अपना ए ऑप्शन सही होगा। बोलो मजा आ गया गुरुजी, लिखो गुरुजी मजा आ गया इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, क्योंकि ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये कट जो है ना और जगह भी आएगा कि नहीं आएगा, तो वो सोचते हैं यहां भी आ सकता है कट, यहां भी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें रहता है। ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन था गुरुजी, मजा ही आ गया, लिख दो कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मास्टर बढ़ेगा। ये देखो अब यहां पे ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो यहां से मोड़ा, फिर यहां से मोड़ा, जो बीच में हमने कट लगाया ये गोला, तो वो गोला यहां भी आ जाएगा, क्या बोला, गोला, क्या बोला, गोला इधर भी आ जाएगा, गोला इधर भी आ जाएगा, ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ओ ना 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 मास्टर गलती कर रहा है बेटा, यहां पे ये तो स्क्वायर है ना, तो बी कैसे होगा, ऑप्शन होगा डी, क्योंकि अपने को चाहिए ट्रायंगल, मास्टर को गलती नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें कितने वर्सेटाइल क्वेश्चंस हैं कि पहले वाले में हमें स्क्वायर मिला था, दूसरे वाले में हमें ट्रायंगल मिला था, ये हमारा सर्कल मिल गया, ठीक है। तो सर्कल को यानी कि वृत्त को यहां से मोड़ा पहले, फिर यहां से मोड़ा, ये जो हमने गोला कट किया ना वो गोला यहां आ जाएगा, ठीक है, ऐसे जब अनफोल्ड करोगे तो, और फिर इसको अनफोल्ड करोगे तो यहां पे कुछ नहीं भाई, सीधी सी बात है, ऑप्शन सी सही होगा। क्या सही है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो हम आ गए हैं पार्ट 9 पे, जल्दी से इसको पूरा करने वाले हैं, बस वी आर लेफ्ट विथ ओनली 8 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि पार्ट 9 और पार्ट 10 के हैं। पार्ट 9 क्या कहता है कि इन टुकड़ों को जोड़ करके, देखो कटआउट पीसेस जो दिए हुए हैं ना इन क्वेश्चन फिगर में, इन टुकड़ों को जोड़ करके आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो बेटा इन टुकड़ों को जब जोड़ोगे तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। इज इट करेक्ट? यस, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इन दोनों को टुकड़ों को जोड़ोगे, भाई साहब सीधा सीधा हमारा ऑप्शन बी दिख रहा है, ऑप्शन सी धोखा है। देखो क्यों धोखा है, ऑप्शन सी धोखा क्यों है, क्योंकि यहां पे ये पतला है, हमें थोड़ा चौड़ा चाहिए, देखो हमें थोड़ा चौड़ा चाहिए, हमें तो चौड़ा वाला पसंद है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो सीधा सीधा हमारा ऑप्शन बेटा कौन सा मिल रहा है, हमारा ऑप्शन मिल रहा है बी। क्या सही है? बिल्कुल मास्टर, ये बी ऑप्शन अपना सही है। आगे क्वेश्चन में देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो ऑप्शन अपना कौन सा मिलेगा, ऑप्शन 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 अपना मिलेगा डी ऑप्शन। लेकिन यहां पे तुम्हें इसको घुमाना पड़ेगा, इसको थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा। देखो इसको जब रोटेट करोगे तो ये पेंदी नीचे आ जाएगी, यहां पे तो ये पेंदी नीचे आ जाएगी और ये कोना ऊपर चला जाएगा, ये कोना ऊपर चला जाएगा, अपना ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एंड दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ मेंटल एबिलिटी। इसमें क्या करना है अपने को, इसमें से छिपम छिपाई खेल खेलना है, मतलब ये आकृति किसमें छिपी हुई है वही हमें फाइंड करना है। क्या लिख रहा है, उत्तर चित्र से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है, सम्मिलित है। क्या बोला, छिपा है। तो ये कहां पे छिपा हुआ है, ऐसे देखो तो ये तुम कहां छिपे हो, तुम कहां छिपे हो, क्या तुम यहां हो, बिल्कुल, क्या तुम यहां हो डोरेमोन, बिल्कुल सी ऑप्शन यहां है। चलो तो इस तरह से हमने भाग 10 का पहला क्वेश्चन किया। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कहां छिपे हो नोबिता, नोबिता तुम कहां छिपे हो, तुम क्या यहां हो, बिल्कुल ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे ये ऐसा है, कैसा है, ये ऐसा है, कैसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऑप्शन सी सही हो गया। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, सभी बच्चों को करना है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब ये मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको खुद ही करके बताना है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख करके बताओ, एंड इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे मैथमेटिक्स सेक्शन में। फटाक से जल्दी इसको करके बताओ बेटा, उसके बाद हम लोग चलेंगे मैथ्स के सेक्शन पे चलते हैं और पूरा का पूरा मॉडल पेपर आज के इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में पूरा तबाही मचा के रख देंगे, लेकिन मास्टर को प्यास लगी है तो पानी पीना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो अभी इसका बताओ, मैथ्स पे बढ़ते हैं। चलो मैथ्स के क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी अगेन रिमाइंड यू कि ये मैथ्स का जो सेक्शन है इसमें जो है टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन का जो अंक है वो है 1.25। अब देखो मैं एक बार रिमाइंड आपको करा देना चाहता हूं कि ड्रोन स्कूल का ऐप प्ले स्टोर पे है, प्लीज इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे इस पे
मटेरियल्स अवेलेबल है नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए। ठीक है, जो बच्चे लगातार जो बच्चे डायरेक्ट पैराशूट जंप करके आए हैं मैथ्स वाले सेक्शन पे, उनका एक बार फिर से स्वागत है। अपन मैथ्स का स्टार्ट करेंगे, फिर लैंग्वेज का भी आपको करके जाना है। ठीक है, ये देखो कोर्स 50 मॉडल पेपर के सीरीज बेटा ले लेना बहुत जरूरी है। ये चीज आपकी प्रैक्टिस के लिए समझ लो रामबाण है, इसको ले लेना तो समझ लो लाइफ जिंगा लाला, इसको ले लिया तो लाइफ जिंगा लाला। और ये मॉक टेस्ट की सीरीज है। चलो स्टार्ट करते हैं मास्टर, ज्यादा प्रमोशन नहीं, ये आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन, मैथ्स का पहला क्वेश्चन देखो, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसका इकाई का अंक 8 हो और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 8 एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। समझो, कह रहा है कि 2 अंकों की बड़ी संख्या, लेकिन कंडीशन है क्या, क्या शर्त है? शर्त है कि उसका जो है लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट जो होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। मास्टर बिल्कुल मेरे को बात समझ में आ रही है कि 99 तो बड़ी से बड़ी संख्या है 2 अंकों की। ठीक है क्या? यस, 99 तो बड़ी से बड़ी संख्या है, लेकिन कह रहा है कि अंतिम जो डिजिट है ना वो 8 होनी चाहिए, 9 नहीं होनी चाहिए। तो अंतिम डिजिट अगर 8 होनी चाहिए तो क्या वो संख्या 98 है जो हमें चाहिए? हमें तो चाहिए 98। ठीक है, अब कह रहा है कि एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? क्या वो 1 है? ना मुन्ना गलती मत करना। 1 के बारे में वैसे ये सवाल बहुत आता है कि 1 कैसी संख्या है, तो 1 ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य संख्या है। तो ये चीज आपने दिमाग में फिट करके रख लेना। क्या बोला? 1 ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो है 2। क्या है? वो है 2। तो सबसे छोटी, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, सो आफ्टर एडिंग 98 प्लस 2 विल गेट 100। क्या करें? उनका योग ज्ञात करना है, समीशन ना। तो 98 प्लस 2, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो इसमें ऐसे आसान क्वेश्चन भी मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे। मैंने आपको बताया ना कि चूंकि मॉडल पेपर है तो इसमें बैलेंस पेपर सेट किया गया है, जहां पे कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ एवरेज क्वेश्चन हैं और कुछ हार्ड क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 400 वर्ग मीटर बराबर कितना वर्ग डेका मीटर होगा? 400 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर डेका मीटर? सो नाउ यू सी कि हमने आपको क्या बताया था बेटा, हमने आपको एक राइमिंग याद कराई थी कि मिलीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद डेका मीटर, फिर हेक्टोमीटर, उसके बाद किलोमीटर। याद करो बेटा, हमने आपको बताया था मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ऐसे हमने याद किया कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर याद कराया था। याद है क्या? अब मैंने बताया था कि अगर आपको इधर चलना हो तो गुणा करेंगे। 1 कदम चला 10 से गुणा किया, 2 कदम चला तो 100 से गुणा किया, 3 कदम चले तो 1000 से गुणा किए। ये गुणा करना है। ठीक है क्या? ठीक है। और इधर चलोगे तो भाग करना है। इधर भाग किया, 10 से भाग किया, यहां 2 कदम चला तो 100 से भाग किया, यानी कि डिवीजन किया, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था। अब मास्टर थोड़ा अच्छे से बताओ। देखो अब अपने को क्या करना है, मीटर से डेकामीटर में आ रहे हैं, कहां? मीटर से डेकामीटर में आ रहे हैं ना। तो 4000 स्क्वायर मीटर से अपन आ रहे हैं डेकामीटर में। कहां बच्चे? अपन आ रहे हैं डेकामीटर में। तो हम 10 से भाग देंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि अपन अगर डायरेक्ट आते, मतलब मीटर से डेकामीटर में आते, तो 10 से भाग देते, लेकिन यहां पे स्क्वायर मीटर है। क्या बोला मैंने? अब अगर 10 से तुम भाग दे दोगे ना, तो देखो 4000 बटे 10, 10 से भाग दे दिया तो 400 आंसर आ जाएगा। और बच्चे गलती कर देंगे कि डी आंसर पे टिक मार देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला ना, आपको क्या करना है, ध्यान से इस बात को सुनना है बेटा, कि हमें यहां पे स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, तो स्क्वायर मीटर दिया हुआ है तो 2 बार 10 से भाग करेंगे। क्या बोला? 2 बार 10 से भाग करेंगे, यानी कि 4000 में एक बार और 10 से भाग करेंगे, नीचे 2 बार 10 10 लिखेंगे, है ना। तो 2 बार 10 10 लिखेंगे। तो अब तो मुझे मिल गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, यानी कि 40 मेरा आंसर बचा। जी बिल्कुल, अपना आंसर होगा 40 स्क्वायर डेकामीटर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ना इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। अब फंसते क्यों है? टेक्निक नहीं पता रहेगी तो फंस जाओगे। 2 संख्याओं का योग 16 है तथा गुणनफल 60 है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? द सम ऑफ द 2 numbers is 16 and the product is 60, so the sum of the reciprocal of those numbers। कह रहा है कि 2 अपने पास नंबर्स हैं। कितने? 2 नंबर्स हैं, उनको हमने जोड़ दिया तो हमें मिला कितना बेटा? 16 मिला। उनको मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, तो हमें मिला 60। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? लेट द फर्स्ट नंबर बी ए एंड सेकंड नंबर बी। पहला नंबर मान लो ए है, दूसरा नंबर मान लो बी है। ठीक है, अपने को निकालना क्या है? उनके व्युत्क्रम का योग निकालना है, रेसिप्रोकल का योग निकालना है। तो रेसिप्रोकल करने के लिए हम क्या करेंगे? व्युत्क्रम करने के लिए 1/a लिख देंगे इसको, और इसको लिख देंगे 1/b।
इसको लिख देंगे 1/b। अब दोनों को जोड़ो तो जरा, दोनों का योग निकालना है ना, समेशन निकालना है। तो बेटा दोनों को जोड़ोगे तो मास्टर ने आपको तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना बताया था। b इधर आ जाएगा, a इधर आ जाएगा और नीचे दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। देखो ध्यान से समझना, b इधर आ गया, a इधर चला गया, नीचे आपस में गुणा हो गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इज इक्वल टू यहां पे b आ गया प्लस a आ गया और नीचे क्या आ गया, ए बी आ गया, नीचे a इंटू बी यानी कि ए बी आ गया। यानी कि अपने को वैल्यू निकालनी है इसकी वैल्यू निकालनी है, b प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। अब देखो क्या माथे में कुछ ठनका, मास्टर ठनक तो रहा है थोड़ा बहुत, क्या बोलो बेटा, लिखा हुआ है कि जो संख्याओं का योग है वो 16 है, यानी a प्लस बी का मान दिया हुआ है, a प्लस बी मतलब योग है ना, सम, a प्लस बी का मान दिया हुआ है, देखो 16 है ना। और क्या कह रहा है कि जो संख्याओं का गुणनफल है द प्रोडक्ट इज 60। गुणनफल कितना है, 60, यानी a इंटू बी का भी मान, a इंटू बी मतलब ए बी का भी मान दिया हुआ है जो कि 60 है। तो अपने को a प्लस बी का मान पता है, अपने को ए बी का मान पता है, तो इस पूरे का मान मैं निकाल सकता हूं। गुरुजी क्या बात कर रहे हो, इसका मान तो मैं निकाल सकता हूं। देखो ये 16 है ऊपर और नीचे इट इज गिवन ये 60, तो 16/60। अब देखो ये भी एक ट्रैप है। क्यों ट्रैप है जरा समझना, कि 16/60 आपने देखा ना, ये क्वेश्चन इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन दमदार क्वेश्चन है। क्यों दमदार है, क्योंकि बच्चे इसमें फंसते हैं और ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। 16/60 है तो आपने आंसर बी मार दिया और आपका आंसर गलत हो जाएगा। मास्टर गलत क्यों हो गया हमारा आंसर, देखो जरा समझो, क्या 16/60 और 4/15 बराबर नहीं है भाई साहब। इसको जब तुम काटोगे तो 4 चौके 16 और 4 15 बार में 4/15 के बराबर। अरे क्या बात बताया मास्टर तुमने, 4/15 और 16/60 ये तो बराबर है। 8/30 बिल्कुल, ऊपर इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें 2 का गुणा कर दो, तो 8/30 नहीं आ गया क्या, यानी कि ये सभी एक ही हैं। कौन हो तुम सारे एक ही हो, सारे समान हो, यानी कि ऑप्शन है अपना उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी बेटा देखो ध्यान से, जब भी ऑल ऑफ द अबव आए, जब भी नन ऑफ द अबव आए, तो आपको क्या करना है, इस पे बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अधिकतर इनके ऑप्शंस यही होते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। अगेन कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखो, किसी आयत की लंबाई 60 मीटर तथा उसका परिमाप 210 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 मीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 210 मीटर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। समझो, एक रेक्टेंगल है अपने पास, रेक्टेंगल है, क्या है बेटा, आयत है, ठीक है। आयत का परिमाप जो है दिया हुआ है, परिमाप क्या है बेटा, परिमाप दिया हुआ है, यानी कि पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इज गिवन हियर 210 मीटर, ठीक है। और लंबाई दी हुई है जो है वो 60 मीटर है। तो हमने मान लिया चौड़ाई x है, ठीक है, मान लो चौड़ाई x है। पेरीमीटर का फॉर्मूला हम जानते हैं कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो बराबर 210 दिया हुआ है। तो 2 गुणे लंबाई है 60 और चौड़ाई हमने x माना, तो लंबाई है 60 और चौड़ाई की जगह पे x रख देंगे, बराबर 210। अब देखो जरा बेटा, यहां से 2 से अगर अपन काट दें तो 2 से सीधा इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से सीधा काटेंगे तो ये हो जाएगा 105 हो जाएगा, यानी कि 60 प्लस x 60 प्लस x इज इक्वल टू 105। सो यहां से क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, गुरुजी बिल्कुल, 60 को इधर ट्रांसफर कर दो तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 60 एंड दिस इज इक्वल टू 40। 105 में से 60 हमने घटाया, सॉरी 40 नहीं, 45, मास्टर गलत कर रहा है यहाँ पे, तो 45। तो हमारा चौड़ाई कितनी आ गई हमारी बेटा, चौड़ाई तो आ गई ना 45, है कि नहीं, चौड़ाई आ गई 45, यानी कि x की वैल्यू 45 आ गई। अपने को क्या करना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है, मतलब इसका एरिया, और एरिया बराबर हम जानते हैं बेटा कि एरिया बराबर L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या बात सही है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है अपनी 60 तो 60 रख देंगे और चौड़ाई है अपनी 45, अभी हमने निकाला, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2700। क्या आ जाएगा बेटा, 2700। ये देख लेना, कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा अपना, डी ऑप्शन सही होगा। क्या, डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, 3 या 4 आई थिंक, तो जल्दी जल्दी करते हुए चलते हैं। घबराना नहीं है बच्चे, पेशेंस रखना है। जब यहां पे पेशेंस आप नहीं रख पाओगे तो एग्जाम में कैसे रखोगे, तो पेशेंस आपको रखना है, ठीक है। चलो ये अगला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताओ जल्दी से, फटाक से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दो इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर तो मास्टर को चाहिए, मैं देख रहा हूं। चलो जल्दी से बताओ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। चलो मैं ही सॉल्व कराता हूं इसको। देखो, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 30 संबंध 39 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। The ratio of cost price and the selling price of an article is 30:9, then what is the profit percentage? Profit percentage पूछ रहा है ना, इसका मतलब देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य,
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि 30 में हमने खरीदा तो 39 में बेचा। सिंपल सी बात समझना, 30 में खरीदा 39 में बेचा, 30 में खरीदा 39 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना आ गया गुरुजी? प्रॉफिट तो 9 आ गया, प्रॉफिट तो 9 आ गया। तो प्रॉफिट 9 आ गया कितने में? 30 में। खरीदा कितने में था? 30 में। तो उसको नीचे रखेंगे और परसेंट निकालने के लिए 100 से तो गुणा करेंगे, 100 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, है ना, 100 से गुणा कर देंगे। नाउ यू सी कि यहाँ पे 0 से 0 तुम तो गए और 3 3 का 9, तो 3 दहा में ये 30 हो गया, 30 हो गया, है ना। तो अपना आंसर आ गया 30% का प्रॉफिट अपने को हो रहा है। ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखो कि 7.2 को 288 के 1/4 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? व्हाट विल बी द क्वेश्चन व्हेन 7.2 इज डिवाइडेड बाय 1/4 ऑफ 288? देखो, अगर स्पीड थोड़ी तेज हो रही होगी तो प्लीज यूट्यूब में ऑप्शन होता है थोड़ा धीमे करने का, तो स्लो कर लेना, और अगर इससे तेज पढ़ पाओ तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। अगर इससे तेज पढ़ लो तो टाइम बचेगा तुम्हारा और स्पीड बढ़ेगी। तो 7.2 को 288 की 1/4 से भाग देना है, 288 की 1/4 से भाग देना है, 1/4 से भाग देना है। तो सबसे पहले 288 का 1/4 निकाल लेते हैं, 1/4 निकाल लिया हमने, 288 का 1/4 निकाल लिया। अब 1/4 निकालना है, यानी कि 4 से इसको भाग दो तो 4 7 28 और 4 दूनी 8, यानी कि 72 आ गया, है ना, यानी कि 72 आ गया। तो हमें क्या करना है? 7.2 को 72 से डिवाइड करना है। किससे? 288 के 1/4। तो 288 का 1/4 72 ही तो है ना। तो अपने को 288 की 1/4 से यानी कि 72 से भाग देना है, तो 7.2 को भाग देना है 72 से। अब जरा बात समझना बच्चे, बात समझना कि यहां पे क्या है ना, यहां पे क्या है कि 1 दशमलव है। तो सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे कि 72 का 72 में भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन दशमलव को नहीं छोड़ेंगे, ये पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। पॉइंट तो हमें लगाना पड़ेगा, पॉइंट तो हमें लगाना पड़ेगा। क्या बोला? पॉइंट तो लगाना पड़ेगा, पॉइंट को भूलना नहीं है। तो ये 0.1 हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा? सी ऑप्शन, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको चलना है कहां तक? लैंग्वेज तक। कितने समय में 4 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से 450 का साधारण ब्याज 108 हो जाएगा? इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹450 एट द रेट ऑफ ₹4 पर 100 बिकम 108? अब यहां पे एक चीज समझना कि जो रेट दिया हुआ है ना, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट रेट नहीं दिया हुआ है, अपने को निकालना पड़ेगा रेट। तो रेट कैसे निकालेंगे? कह रहा है कि 4 रुपए प्रति सैकड़ा, मतलब एक बात समझो, मास्टर ने आपको बताया था, क्या बताया था कि कोई चीज अगर 100 में किसी चीज की वैल्यू निकाली जाए, 100 में 1 रुपया 1%, 100 में 2 रुपया 2%, 100 नंबर में आपने 50 नंबर लाए 50%, 100 नंबर में आपने 25 नंबर लाए 25%, है ना। तो 100 रुपए में 4 रुपया 4%, यानी कि रेट अपना दिया हुआ है, देखो इनडायरेक्टली दिया हुआ है रेट, यानी कि दर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4%। मास्टर बात समझ में आ गई। टाइम पूछ रहा है, टाइम का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं बेटा, समय का फॉर्मूला, समय के साथ हम सभी चलते हैं। समय का फॉर्मूला अपने को पता है कि समय बराबर टाइम बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज गुणे 100, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर। तो P मतलब मूलधन, रेट मतलब R मतलब दर, ठीक है। तो साधारण ब्याज दिया हुआ है कि 108 रुपया हो जाएगा। कितना? 108 रुपया। तो साधारण ब्याज को हम लिखेंगे 108 रुपया गुणे 100 करेंगे ही करेंगे। और प्रिंसिपल हमारा मूलधन दिया है 450 रुपये, देखो यहाँ पे हमारा मूलधन दिया है 450 रुपये, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना 450 रुपये। और रेट अभी हमने निकाला 4%, गुरुजी बिल्कुल, रेट अभी हमने निकाला 4%, तो 4 से गुणा कर देंगे। अब जरा यहाँ पे बात ध्यान से समझना बच्चे कि 0 से 0 तुम तो गए, तुम्हें जाना होगा। 9 से काटेंगे तो 9 पंजे 45 और 9 कम 9 9 दूनी 18, 12 यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर 4 से 12 कटेगा क्या? गुरुजी बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल कटेगा, हम काट के रहेंगे। 4 तिहाई 12, तो देखो 4 तिहाई 12। फिर अब देखो यहीं पे सारे कट जाएंगे, सारे खत्म। ये 5 से 10 भी कट जाएगा, तो ये 5 दूनी 10। अब ऊपर कौन कौन बचा? सिर्फ 3 बचा। काटने पीटने में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? देखो ऐसे काटते जाना है। तो 3 दूनी 6, ऊपर बचा 6, यानी कि 6 ईयर्स। हमारा आंसर आ गया बेटा क्या? 6 ईयर, है ना। तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, दिस इज ऑन स्क्रीन। अरे भाई मास्टर क्या कराएगा इसको, इतना लल्लू क्वेश्चन, भाई साहब लड्डू क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपकी झोली तुरंत भर देगा, अंकों से झोली भर देगा। बोलो भैया झोली भर गई, झोली भर गई, अंकों से झोली भर गई। बोलो तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारी झोली भर गई? इसको तुम्हें सॉल्व करके बताना है, तुरंत के तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं कराएगा मास्टर वो क्वेश्चन, नहीं कराएगा। ये देखो, एक घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है,
घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा? द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 216 क्यूबिक सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द एंटायर सरफेस। अपने पास एक घन है, मतलब एक क्यूब है, क्या है बेटा? एक क्यूब है, ऐसा एक क्यूब है। कैसा है मास्टर? ऐसा है, ऐसा है एक क्यूब अपने पास, एक घन अपने पास है। कह रहा है कि घन का जो आयतन है वो 216 घन सेंटीमीटर है, ठीक है क्या? यस, 216 घन सेंटीमीटर है। नाउ अरे ये क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 216 घन सेंटीमीटर है। अब इसमें देखना, यानी कि अपन जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है यानी कि आयतन होता है वो होता है ए का क्यूब, है ना? ए का क्यूब यानी कि जो साइड होगा उसका क्यूब होता है आयतन, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो साइड होता है यानी कि भुजा होता है वो आयतन का घनमूल होता है। आयतन का क्या बेटा? घनमूल होता है, वर्गमूल नहीं, घनमूल। स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट की बात हो रही है, तो घनमूल होता है। तो अगर हमें भुजा चाहिए, अगर हमें ये साइड चाहिए एक साइड, तो हमें घनमूल निकालना होगा, घनमूल निकालना होगा। घनमूल निकालना तो हमें आता है। देखो 2 से भाग दो, 2 एक कम 2, 108 आ गया। फिर 2 से भाग दो तो 2 पंजे 10, ये 54 आ गया। 2 से भाग दो 27 आ गया। 3 से भाग दो 3 9 27, 3 से भाग दो 3 आ गया। फिर 3 से भाग दो 1 आ गया। ठीक है क्या? चलो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब देखो ये 2 2 2 यानी कि 3 3 का अपने को ग्रुप बनाना है। 3 3 का क्या करना है? अपने को ग्रुप बनाना है, समूह बनाना है। तो 3 का ये समूह हो गया, 3 का ये समूह हो गया, ये 2 का 2 2 का है, ये 3 3 का है। तो 2 2 सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा ना, ये 3 है, तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 यानी कि 6 आ गया। तो बेटा हमने घनमूल निकाली, यानी कि हमारा एक साइड आ गया 6 आ गया। ठीक है क्या? एक साइड आ गया 6 आ गया। अब अपने से क्या पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ एंटायर सरफेस। एंटायर सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है। हमें क्या फॉर्मूला पता है? एंटायर सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है कि जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है का एरिया होता है वो होता है बच्चे 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर, ए की वैल्यू अभी हमारे पास आ गई 6 आ गई, तो 6 गुणे 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 गुणे 36, 6 गुणे 36 यानी कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर क्या आ गया बच्चे? 216 क्वेश्चन में भी था, 216 हमारा आंसर भी आ रहा है। 216 यानी कि ऑप्शन है अपना डी, है ना? देखो इसका वॉल्यूम और एंटायर सरफेस एरिया एक ही आ रहा है, बट ये है कि देखो वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में अपने पास है कि वो क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है और ये स्क्वायर सेंटीमीटर में है ना? बस इतना सा अंतर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा 42, 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? बेटा लसा नहीं निकाल लोगे क्या? क्या मास्टर ने तुम्हें एलसीएम निकालना? देखो जो हमने कोर्स है हमारा एंड्रॉइड में, उसमें हमने एलसीएम तुम्हें 2 तरीके से निकालना बताया है। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक तो हमने आपको बताया है, एक तो हमने बताया है किससे? भाग विधि से, यानी कि डिवीजन मेथड से। एक तो बताया है डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो ये दोनों मेथड से मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एलसीएम निकालना बताया हुआ है। एलसीएम वाली वीडियो मैंने डेडिकेट कर रखी है, एक और यूट्यूब पे वीडियो है, तो उस पर देख लेना। बहुत सारे वीडियोस हमने डाल रखे हैं एलसीएम पे रिलेटेड, तो प्लीज उसको देखना, आप वॉच करना, ये बहुत जरूरी है। एलसीएम नहीं आया तो एग्जाम क्या निकलेगा? एलसीएम आपको आना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इसका कॉमेंट सेक्शन मुझे आंसर दो। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 417 और 970 में भाग दिया जाए तो क्रमशः 3 और 4 शेषफल प्राप्त होगा। द ग्रेटेस्ट नंबर, देखो अब ये एचसीएफ का सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है बेटा। देखो द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच व्हेन 417 एंड 970 आर डिवाइडेड विल लीव रिमाइंडर्स 3 and 4 रेस्पेक्टिवली इज। 3 and 4 रेस्पेक्टिवली इज। ध्यान से समझना कि क्या कह रहा है कि हमें बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे अगर 417 में और 970 में भाग दिया जाए, अगर मैं 417 में भाग दूं तो हमारा बचे रिमाइंडर 3 और 970 में भाग दूं तो हमारा बचे रिमाइंडर 4। मतलब जो हम संख्या निकाल के लाएंगे उससे अगर 417 में भाग दें तो अपना रिमाइंडर बचना चाहिए 3, और अगर हम 970 में भाग दें तो अपना रिमाइंडर बचना चाहिए 4। क्या सही बात समझ में आ गई गुरुजी? बिल्कुल। तो अपने को क्वेश्चन लगाने के लिए क्या करना है ना, 417 में से 3 घटा दो यानी कि 414 बचा। यहां पे 970 में से 4 घटा दो यानी कि 900, ये 66 बचा। ठीक है, 970 में से हमने 4 घटा दिया तो 966 बचा। अब क्या करना है अपने को, 414 का और 966 का क्या करना है अपने को? एचसीएफ निकाल लेना है। बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हमें एचसीएफ निकालना है, मसा निकालना है। छोटी से छोटी संख्या पूछे तो अपने को क्या करना है? एलसीएम निकालना है। क्या बात क्लियर समझ में आ रही है गुरुजी? बात तो समझ में आ रही है। 414 966 का एचसीएफ निकालते हैं, 414 और 966 का। तो 414 कम 414 ये हो गया। ठीक है, 414 ये 6 में से 4 जा 2, 6 में से 1 जा 5, 9 में से 4 जा 5। अच्छा 2 बार में जाएगा, ओहो 2 बार में जाएगा ना,
2 बार में जाएगा ये, तो 2 बार में जाएगा तो 828 हो गया ये, ठीक है। 828, 6 में से 16 में से 8 जा, 16 में से 8 जा 8 हो गया, फिर 5 में से 2 जा 3 हो गया, और 9 में से 8 जा 138, 138, और फिर ये 414 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्या ऐसे ही तो एचसीएफ निकालते हैं, पता है ना। तो ये 13 39, 8 3 24, तो ये 3 बार में चला जाएगा, 3 बार में ये चला जाएगा, तो 414 खत्म, टाटा बाय बाय, तुम गए। तो हमारा एचसीएफ हो गया 138, है ना, और 138 ही हमारा सही आंसर है, हमारा आंसर होगा बी। ऐसे ही करते हैं इन क्वेश्चंस को। 138 मास्टर हमें भरोसा नहीं हो रहा है, हमें मास्टर पे भरोसा नहीं है, मास्टर पे भरोसा नहीं है तो बेटा चेक करके देखो। 138 का अगर मैं 417 में भाग दूं, ध्यान से देखना, 138 का बेटा 138 का अगर मैं 417 में भाग दूं, 417 में भाग दूं तो 13 39, 8 3 24, तो ये हो रहा है 414 हो रहा है, 414, 3 8 24 हासिल, दो 3 3 का 9 2 11 हासिल 1 3 का, हाँ 414 हो रहा है। क्या मेरा 3 शेष नहीं बच रहा है? क्वेश्चन में यही तो कह रहा था कि अगर जो संख्या आप निकाल के लेके आओगे उससे अगर मैं 417 में भाग दूं तो 3 शेष बचना चाहिए, देखो, और 970 में भाग दूं तो भाग दे के देख लेना, मास्टर पे भरोसा आया कि अगर इसमें भाग दे के देखोगे तो 4 शेष बचेगा, आ गया ना। तो इस तरह से उत्तर को अपने आप जस्टिफाई कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब पूर्ण संख्या क्या होती है ये चीज आपको समझना होगा। पूर्ण संख्या मतलब क्या गुरुजी, जैसे 1 का हमने स्क्वायर किया बेटा तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, और 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया, 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया। तो देखो ये जो स्क्वायर आ रहा है ना 1 4 9 और 16, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। क्या बेटा, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे, 1 4 9 16 अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो गुरुजी परफेक्ट स्क्वायर क्या नहीं होता है। तो अगर 1 से 4 के बीच हम देखें तो 2 3 भी तो आता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 और 9 के बीच 5 6 7 और 8 भी तो आता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन, जो किसी पूर्ण संख्या का स्क्वायर है उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। पहचानने का तरीका क्या है, क्या करेंगे ना, हम इन सभी का गुणनखंड करके देखेंगे, अगर वो जोड़े में आ जाता है, पेयर्स में आ जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो नहीं है। गुरुजी क्या बोला आपने, फिर से समझाओ। जैसे 156 का अगर हम वो क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से भाग दें तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से भाग दें तो 2 3 6 2 9 18, 3 से भाग दें तो 13, फिर 13 से भाग दें तो कट जाएगा। अब देखो क्या है ना, 13 से भाग दें तो 1 आ जाएगा। ये इसका तो जोड़ा बन रहा है लेकिन इसका साथी नहीं है, इसका भी साथी नहीं है। तो अपने को ये पता चली बात कि इसका तो जोड़ा बन गया लेकिन इन दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा है, मित्र इसके नहीं मिल रहे हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो 196 की बात करते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट 196 के बारे में अगर बात करें बेटा तो 196 में देखो, 196 में अगर 2 से भाग दें तो 2 9 18 और 2 8 16, 2 से भाग देंगे तो 49 हो गया, उसके बाद 7 से भाग देंगे तो 7 हो गया, फिर 7 से भाग देंगे तो 1 आ गया। अब देखो क्या यहाँ पे मित्र मिल रहे हैं, दोस्त मिल रहे हैं, दोस्ती यारी हो रही है, बिल्कुल देखो ये दोनों के जोड़े बन रहे हैं, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो पहचानने का ये तरीका है। मजा आया, बोल दो भाई कमेंट सेक्शन में, लिख दो ओपी लिख दो, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, 36 और 114 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या क्या है। व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स इन 36 और 114। अब नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स की बात पूछ रहा है तो 36 के कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, यानी कि 36 में किसका किसका भाग हो सकता है। 36 में बेटा एक तो सभी का कॉमन फैक्टर है तो 1 का भाग हो सकता है, इसमें 2 का भाग हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 9 का भी हो सकता है और 36 का भी, और इसके एक मिनट 12 का भी हो सकता है। इसके अलावा 12 3 36 18 का भी हो सकता है और 36 का भी हो सकता है। तो इन सभी का भाग इसमें हो सकता है। और अगर मैं बात करूं 114 का तो 114 में किसका किसका भाग होगा, 2 का भाग होगा, ठीक है, क्या 2 का भाग होगा। उसके बाद इसमें क्या भाग होगा, 3 4 2 6, 3 का भाग हो जाएगा, 2 का भाग होगा, 3 का भाग होगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें 19 का भाग हो जाएगा, 19 19 का भाग हो जाएगा, ठीक है, 19 का भाग हो जाएगा। तो यानी कि इन संख्याओं का भाग इसमें हो जाना है। और 1 का तो भाग होता ही है, 1 हमने यहाँ पे लिखना भूल गए हम ना, तो 1 का भाग तो होता ही है। तो इसमें कॉमन कौन कौन से हैं, कॉमन कौन कौन से हैं, देखो कॉमन कौन कौन से हैं बेटा, 1 कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 कॉमन है, यहाँ भी, यहाँ भी है। तो दोनों में जो हो उसको लेंगे। तो कितनी ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है 3, पहला है 1, दूसरा है 2 और तीसरा है 3, ठीक है। तो 1 2 3 यानी कि संख्याओं की संख्या है 3, अपना आंसर है बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो क्या कह रहा है कि एक गाड़ी की लंबाई 340 मीटर है, यदि ये 17 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है तो टेलीफोन के खंभे
को कितने समय में पार करेगी। द लेंथ ऑफ ए ट्रेन इज 340 मीटर एंड इफ इट इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 17 मीटर पर सेकेंड देन इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस ए टेलीफोन पोल। समझो एक ट्रेन है या गाड़ी है, कुछ भी समझ लो, तो मान लो ये छुक 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 रेलगाड़ी, ये है छुक 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 अपनी रेलगाड़ी, ठीक है। ये एक टेलीफोन के खंभे को पार करना चाहती है और इसकी चाल दी हुई है बेटा। चाल कितनी है? स्पीड है जो है 17 मीटर प्रति सेकेंड। क्या है? स्पीड है 17 मीटर प्रति सेकेंड। और इसकी दूरी कितनी है? दूरी यानी कि इसकी लंबाई कितनी है? तो डिस्टेंस हमारा आ गया 340 मीटर। बेटा समय निकालने के लिए हम सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि समय निकालने के लिए हम करते हैं दूरी और बटे चाल। दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 340 और चाल कितनी है? 17। तो क्या मेरा समय 20 सेकेंड नहीं आ गया? तुम तो गए, तुम्हें जाना होगा, मैं काट सकता हूं। तो 17 दूना 34 यानी कि 20 सेकेंड, है ना। ऑप्शन अपना 20 सेकेंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखो, अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि इस संख्या को यानी कि 84,75,855 को और 34,78,564 के अंतर का लाख में सन्निकटन मान बताइए। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ डिंचिक डिंचिक एंड टिच्चिक टिच्चिक। ठीक है, तो इसका और इसका सबसे पहले अपने को डिफरेंस निकालना है, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन करना है, सन्निकटन करना है। कैसे? देखो डिफरेंस निकालेंगे तो 8475,855 ये हो गया और ये है 7 है ना, 34785 एंड 64। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग द डिफरेंस, देखो यहाँ पे डिफरेंस आप निकालोगे तो 5 में से 4 जाए 1, 15 में से 6 जाए 9, 7 में से 5 जाए 2 और 15 में से 8 जाए 7 हो गया। ये क्या हो जाएगा? 16 में से 7 जाए 9 और उसके बाद ये हो जाएगा ये तो 3 बचा ना, तो 13 में से 4 9, ये भी हो गया और 4 यानी कि 49,97,291। अब इसको क्या करना है? लाख में अपने को सन्निकटन करना है। तो यहां से गिनते हुए आएंगे, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, ये लाख। ये क्या है? लाख है। यहां पे लाख आ रहा है ना, तो लाख के बगल वाले डिजिट को देखेंगे। मास्टर ने आपको बताया था कि क्या करना है। यहां पे लाख आ रहा है तो इसके बगल वाली संख्या को देखेंगे। बगल वाली कौन है? बगल वाली 9 है। बगल वाली संख्या 9 है। बगल वाली संख्या 9 है। तो अगर ये 9 है तो ये 5 से तो ज्यादा है ना। मास्टर ने बोला था कि अगर वो 5 या 5 से ज्यादा हो तो आप इसमें 1 जोड़ देना। तो ये 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी कि ये 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो हासिल इधर आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि 49 में हम 1 जोड़ रहे हैं, 49 में 1 जोड़ रहे हैं तो ये आ जाएगा 50 लाख। क्या बेटा? 50 लाख हो जाएगा। 49 लाख है तो 1 जुड़ गया, 50 लाख आ जाएगा। ऑप्शन अपना होगा बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था ना। क्यों अच्छा था? क्योंकि यहाँ पे एक हासिल भी जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा। अब ये क्वेश्चन करने का टेक्निक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ये संख्या जो है, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन जो है इन दोनों का वो इसके बराबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा? इफ 5.85 into 65 is equal to this, then find the value of this। अब समझो, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, गुणा करके भी निकाल सकते हो, लेकिन उससे आसान तरीका क्या है? ये चीज दी हुई है तो इससे निकाल सकते हो। कैसे गुरुजी बताओ, मुझे तो जानना है। 5.85, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उत्सुकता जब तक अंदर से नहीं जगाओगे ना तब तक मजा नहीं आने वाला है। अंदर से अब जानने के लिए उत्सुक हो। देखो इज इक्वल टू 380.25। अब अपने को वैल्यू निकालनी है 585 गुणे 6.5। वैल्यू निकालनी है 585 गुणे 6.5 की वैल्यू निकाली है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। यहां पे 585 मतलब दशमलव से फ्री करना है अपने को, मतलब अपने को यहां पे दशमलव नहीं रखना है। ठीक है, दशमलव नहीं रखना है तो दशमलव 2 अंक इधर कुदा देंगे, है ना। दशमलव को 2 अंक इधर कुदाया हमने, तो यहां भी दशमलव 2 अंक इधर कूद गया। यानी कि अब जब हमने ऐसा कर दिया तो यहां पे दशमलव यहां आ गया है। ठीक है, अब समझना। अब इसमें हमें दशमलव चाहिए, इसमें एक पॉइंट चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं? इस पॉइंट को, यहां पे तो पॉइंट लास्ट में है ना, इस पॉइंट को इधर लेके आ रहे हैं, इस पॉइंट को इधर लेके आ रहे हैं। तो इस पॉइंट को भी अब लास्ट में जो गया था उसको भी इधर लेके आएंगे, तो यहां पे वो पॉइंट आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो फाइनल हमारा जो आंसर होगा वो होगा 380, ये 3802.5, 3802.5, ये हमारा आंसर आ गया, है ना। देखा कितना मस्त तरीका है कि यहां से हमें इसकी वैल्यू लानी है, तो यहां पे 2 अंक हमने कुदाया तो 2 डिजिट इधर भी कुदा दिया। इसमें पीछे की तरफ 1 डिजिट भाग रहे हैं क्योंकि ये लाना है ना, तो इसमें भी पीछे की तरफ 1 डिजिट भागेंगे, तो ऑप्शन आ जाएगा ये। क्या बात क्लियर कट समझ में आई? अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट गुणा भी कर लेते हो, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये टेक्निक अगर आ गई तो बहुत जल्दी समझ लो तुम्हारा काम बन जाने वाला है। क्या बन जाने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो कि गणेश रात को 10:30 बजे सोता है तथा प्रातः 4:45
बजे उठ जाता है, तो बताइए गणेश कितने मिनट्स होता है? गणेश स्लीप्स एट 10:30 इन द नाइट एंड वेक्स अप एट 4:45 इन द मॉर्निंग, देन फाइंड हाउ मेनी मिनट्स गणेश स्लीप्स। अब देखो ये है अपना घड़ी, क्या है? ये है घड़ी, जहां पे यहाँ पे बजते हैं 12। क्या बजते हैं बेटा? यहाँ पे 12। तो 10:45 में घंटे की सुई कहीं यहाँ पे रही होगी, 10:45 में मान के चलो, ठीक है। 10:30 है ना, 10:30 है, तो 10:30 में घंटे की सुई यहां पे रही होगी। तो 10:30 से 12 बजे के बीच कितना समय हो रहा है? 10:30 से 12 बजे के बीच मैं कह सकता हूं कि गुरुजी 1 घंटा 30 मिनट का समय हो रहा है। अगर 10:30 में मैं 1 घंटा 30 मिनट जोड़ दूं तो 12 नहीं बच जाएगा क्या? गुरुजी बिल्कुल बच जाएगा। अब 12 बजे से जब वो सुबह उठता है 4:45 पे यहां पे, तो सुबह 4:45 पे उठता है, तो ये 4:45 घंटा ये हो गया, 4 घंटा 45 मिनट ये, और 1 घंटा 30 मिनट ये, दोनों को जोड़ लो, 1 घंटा 30 मिनट और 4 घंटा 45 मिनट, तो ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5 घंटा, तो ये सीधा सीधा हो गया, और 40 से 70, 5 घंटा 75 मिनट, 5 घंटा। अब इसको मैं घंटे में इसलिए नहीं बदल रहा हूं क्योंकि मुझे फाइनली मिनट में ही बदलना है। देखो 5 घंटा 75 मिनट हुआ। अब मुझसे पूछ रहा है कि कितने मिनट सोता है, तो भाई साहब अगर मैं घंटे को मिनट में बदलूं तो 60 से गुणा करना पड़ेगा ना, 60 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो 300 मिनट तो ये हो गया, 300 मिनट प्लस 75 मिनट अपने पास है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 375 मिनट। आई बात समझ में? टोटल 375 मिनट। यस द आंसर इज बी। अब देखते हैं कितना क्वेश्चन बचा है, जल्दी जल्दी इसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज वाले पे चलेंगे, 1 2 3 क्वेश्चन और बचे बेटा, जल्दी फटाक फटाक करते हैं, उसके बाद लैंग्वेज वाले पे चलते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन, जस्ट 3 क्वेश्चन। लैंग्वेज वाला भी देखो करके ही जाना है, क्योंकि अभी आपने देखा कि हमने इतने टाइम में इसको कंप्लीट कर लिया, तो आपको ये भी देखना है कि लैंग्वेज कितना टाइम आपको लगता है, ये बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। लैंग्वेज के क्वेश्चन आसान होते हैं, झोली तो तुम्हारी वही भरेंगे, क्या झोली वही भरेंगे, लेकिन आपको क्या करना है ना, टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है इस परीक्षा में। ये पूरा परीक्षा जो है, पूरा जो एग्जाम है, ये टाइम मैनेजमेंट का ही खेल है। 100 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 100 मीटर, मतलब जो 100 सेंटीमीटर है वो 100 मीटर का कितना प्रतिशत है? तो 1 मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है, 1 मीटर में है और 1 सेंटीमीटर में है, तो अपने को दोनों को 1 यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या गुरुजी, हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, 1 मीटर। तो अब इसका मतलब 1 मीटर हो गया, और ये तो ऑलरेडी अपने पास 100 मीटर दिया ही हुआ है। कितना परसेंट है? परसेंट निकालना है, तो 1 का 100 में निकालना है, तो 1 ही परसेंट तो हुआ। वैसे भी देखो 1 का निकालना है कितने में? 100 में निकालना है, और 100 से गुना कर देंगे परसेंट निकालने के लिए। तो देखो खचाक खचाक तुम तो गए, यानी 1%। वैसे भी बिना ये गुणा उड़ा किए मुझे बात समझ में आ रही है कि हम 100 में निकाल रहे हैं, तो 100 में जब भी कोई चीज निकलती है वो परसेंट में ही आती है, तो 100 में निकाला हमने तो 1%। क्या बात क्लियर है? चलते हैं, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से करते हैं। देखो the cost of an article is reduced from 70 to 56, what percentage drop is this? किसी वस्तु के मूल्य को 70 से घटाकर 56 कर दिया जाता है, यह कितनी प्रतिशत गिरावट है? अब देखो कोई वस्तु, कोई सामान पहले 70 रुपए में मिल रहा था, कितने में? 70 रुपए, अभी मिल रहा है 56 रुपए में, तो कितने की कमी आ गई? 14 रुपए इसका मूल्य कम हो गया, है ना। इसका मूल्य 14 रुपए कम हो गया। जी गुरुजी 14 रुपए कम हो गया। कितने में कम हुआ? तो 70 में कम हुआ। कितना कम हुआ? तो 14 कम हुआ। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 14 पचे 70 और 5 का भाग देंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि 20% हमारा 20% की गिरावट है, आंसर है ये। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। ये देखो लास्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑन स्क्रीन, समझो और सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। इसका सारे के सारे बच्चे जवाब देंगे। 4, 7 तथा 10 का उभयनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 7 एंड 10? शायद ये तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको इधर ही कर देता हूं। आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम्हें इधर आना होगा, तुम्हें तो इधर ही आना होगा। चलो, तो आपने को क्या करना है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ, कॉमन फैक्टर मैंने बोल दिया था कि यस, कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 7 एंड 10। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा कॉमन मल्टीपल है। तो कॉमन मल्टीपल जो भी होगा उनमें सभी 4, 7 और 10 का भाग तो चला ही जाएगा। मतलब जो भी मल्टीपल होता है उसमें भाग तो चला जाता है ना। जैसे सुनो, जैसे 4 2 का मल्टीपल है तो इसमें 2 का भाग जाता है, 8 भी 2 का मल्टीपल है तो इसमें भी 2 का भाग जाता है, 16 भी 2 का मल्टीपल है तो उसमें भी 2 का भाग जाता है। तो कहने का मतलब जो गुणज होता है, जो मल्टीपल होता है, उसमें उस संख्या का भाग चला जाता है। क्लियर है? चलो
तो अपने को अब ये बात समझनी है कि 4, 7 और 10 तीनों का भाग किस में जाता है। तो भाई साहब 70 में 10 और 7 का भाग तो जाता है, लेकिन 4 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 4 का भाग नहीं जाएगा। इसमें देखो, इसमें भी 4 का भाग नहीं जाएगा, और इसमें तो 4 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा। तो तीनों खत्म हो गए, बचा कौन? 120 बचा। 120 में 4 का भी भाग जाएगा, 120 में भी 4 का भी भाग जाएगा, 7 का भी, और किसका? और नहीं नहीं नहीं, एक मिनट मैंने गलती कर दी। इसमें तो 4 का भाग चला जाएगा ना 120 में, बल्कि 7 का नहीं जाएगा। 120 में 7 का नहीं जाएगा, इसमें देखो 4 का चला जाएगा। इसमें 4 3 12 और 2 4 5 20, इसमें 4 का भाग चला जाएगा, यानी कि 140 मास्टर ने गलती कर दी। 140 में देखो 4 का भी भाग आ जाएगा, ठीक है, और 140 में 7 का भी भाग चला जाएगा और 10 का भी भाग चला जाएगा, यानी कि तुम ही हो। कौन हो? तुम ही हो। तो इस प्रकार से बच्चों हमने मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एंड वी हैव आल्सो कवर्ड 40 क्वेश्चंस ऑफ मेंटल एबिलिटी। तो 40 + 20 मिलाकर के कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन हमने समाप्त कर दिए हैं। देखो उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी तक नहीं किया तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना, लास्ट में जरूर कर देना शेयर, भूलना नहीं, मास्टर के साथ धोखा नहीं। बढ़ते हैं लैंग्वेज वाले सेक्शन पे। तो लैंग्वेज वाले सेक्शन पे क्या करना है आपको? पैसेज पढ़ने की आदत तो आपको ही डालनी है। तो ये रहे पैसेज को पढ़ो, मैं आंसर्स पॉइंट आउट करते हुए चलूंगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत होंगे उन पे मैं ज्यादा ही हाईलाइट करूंगा, ठीक है। तो आपको पैसेज पढ़ो, सबसे पहले पैसेज पढ़ो आप, उसके बाद से मुझे आंसर लिख करके बताओ कमेंट सेक्शन में। अभी पैसेज को पढ़ो, स्क्रीन को पॉज करके ये पैसेज पढ़ो तुम, ठीक है क्या? चलो, ये पैसेज जो है वो रणथंभौर के किले के बारे में है, ठीक है, जो सवाई माधोपुर में स्थित है। तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़ लिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तुमने तो स्क्रीन को पॉज करके अभी पढ़ सकते हो, बाकी मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। रणथंभौर के किले को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर घोषित किया गया था? तो 2013 में। क्या आंसर है? 2013 में। व्हेन, देखो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 2013। व्हेन हैज द फोर्ट ऑफ रणथंभौर बीन डिक्लेयर्ड एज ए वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को? तो 2013 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो यह दुर्ग किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है? तो यह है अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। देखो यहां पे आंसर लिखा हुआ है, दिस फोर्ट कम अंडर द अरावली माउंटेन रेंज। अरावली यानी कि ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर दुर्ग को माना जाता है भारत का सबसे सुरक्षित दुर्ग। सबसे सुरक्षित यानी कि सी ऑप्शन। कहां लिखा हुआ है? देखो इसको सबसे सुरक्षित दुर्ग माना जाता है, कहीं तो लिखा हुआ है, देखो कहां है भाई? कहां है? हाँ, किलो में से सबसे अधिक सुरक्षित किलो में से एक माना जाता है, सबसे अधिक सुरक्षित, मोस्ट प्रोटेक्टेड फोर्ट। यहां पे लिखा हुआ है देखो कि मोस्ट प्रोटेक्टेड फोर्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि इस दुर्ग के मुख्य दरवाजे का क्या नाम है? तो मुख्य दरवाजे का क्या, इसका नाम है नौलखा दरवाजा। देखो मुख्य दरवाजे का नाम है नौलखा दरवाजा, ऑप्शन है सी। वेयर इज इट रिटन इन द इंग्लिश पैसेज? देखो नौलखा दरवाजा। What is the name of the main gate of this fort? तो नौलखा दरवाजा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस पैसेज के। यस, लास्ट क्वेश्चन देखो, सुरक्षित का विलोम क्या है? तो सुरक्षित मतलब जो प्रोटेक्टेड हो, जिसकी सुरक्षा हो रही हो, जिसकी रक्षा हो रही हो, इसका विलोम असुरक्षित कहीं नहीं दिया हुआ है, यानी कि नन ऑफ द, वो इनमें से कोई नहीं। देखो सेफ का अनसेफ होगा ना, तो इनमें से कोई सा भी नहीं है, यानी कि नन ऑफ द, वो इसका विलोम, इसका अपोजिट कोई नहीं है। अगले पैसेज पे चलते हैं, इसको भी पढ़ो उसी तरह से, उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दो जल्दी से, फटाक से। तब तक मास्टर थोड़ा पानी पी ले, मास्टर को प्यास लग गई है। जल्दी फटाक से जवाब दो। पढ़ लिया क्या? सो दिस इज स्टोरी अबाउट एक व्यापारी के बारे में स्टोरी है, मर्चेंट के बारे में एक स्टोरी है। अब मर्चेंट जो एक व्यापारी था ना, उसके दो भाई थे, दोनों बहुत ही आलसी थे, बहुत ही आलसी थे। भाई सब परेशान हो गया था, तो उसने क्या किया, एक दिन सोचा इनको सबक सिखाते हैं, इनको कुछ सीख देते हैं। उसने एक गड्ढा खोदा, उसमें पोटली डाली और उसमें कुछ पैसे डाल दिए। बोला अपने भाइयों से कि गड्ढा भर देना, मैं तब तक आ रहा हूं। उसके भाइयों ने गड्ढा नहीं भरा हुआ था। लास्ट में जब उसने बताया कि भाई साहब इसमें तो पैसे थे, तो भाइयों ने फिर बहुत शर्मिंदगी महसूस की। गड्ढा भरा होता तो पैसे मिल गए होते, है ना। तो ये स्टोरी है। देखो गंगाराम क्यों दुखी था, क्योंकि उसके भाई बहुत आलसी थे। अपने भाइयों के आलसपन के कारण, देखो लिखा हुआ है, काफी आलसी थे उनके भाई, काफी आलसी थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बोथ द ब्रदर्स ऑफ गंगाराम वर वेरी लेजी एंड स्लगिश। आलसी थे, वेरी लेजी एंड स्लगिश, तो ड्यू टू द लेजीनेस ऑफ हिज ब्रदर, ठीक है, आलसपन के कारण। इसमें ऑप्शन देखो बी सही है, इसमें ऑप्शन ए सही है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगाराम के कितने भाई थे? तो दो भाई थे। देखो दोनों भाई, है ना, दो भाई थे। बोथ मतलब दो भाई थे उसके, ठीक है, उसके दो भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
गंगाराम कैसा आदमी था? तो गंगाराम खुद मेहनती आदमी था, देखो, इसलिए वो रोजाना मेहनत किया करता था, तो वो क्या था? मेहनती आदमी था। यहाँ पे देखो हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्क करता था, वो हार्ड वर्किंग था, बहुत मेहनती आदमी था, डेली बहुत मेहनत से पैसे लेके आता था, उसके भाई बहुत आलसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि गंगाराम ने जिस पोटली को गड्ढे में डाला उसमें क्या था? उसमें पैसे थे। उसमें क्या थे बच्चे? उसमें पैसे थे, देखो कहाँ लिखा हुआ है। और उसमें एक पोटली डाल दी जिसमें कुछ पैसे थे, तो जो गड्ढा उसने खोदा उसमें डाला, उसमें पैसे थे, कुछ मनी थे, है ना, मनी था कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है तरकीब का पर्यायवाची क्या है? तो तरकीब मतलब उसने एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया, है ना, तो तदबीर, उपाय, युक्ति, ये सभी तरकीब का पर्यायवाची है, ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। इंग्लिश में देखो क्या लिखा हुआ है, द सिनोनिम ऑफ आइडिया इज, तो आइडियल डूडल ये नहीं है, इसका सिनोनिम नहीं है, प्लान इसका सही ऑप्शन है। सिनोनिम आइडिया का प्लान मतलब मेरे पास एक प्लान है ये चीज करने को, मेरे पास एक आइडिया है कि इस काम को ऐसे करते हैं, तो प्लान और आइडिया इसका पर्यायवाची है, एक ही चीज है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ढोल के बारे में है। ढोल बजाते हैं ना, ढोल ढोल याद है ना, मतलब शादी ब्याह में बजाते हैं, फिर कभी नगाड़े वगैरह भी डांस करते हो ना, नाचते हो कि नहीं? तो ढोल जो है, ढोल यंत्र के बारे में, जो ये एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ना, इसके बारे में ये चीजें दी हुई हैं इसमें कि ढोल का इस्तेमाल पुराने समय में कब होता था, क्यों होता था, तो बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। आपको इस पैसेज को पढ़ना है, बताओ चलो। ढोल बाजे ढोल कि ढम ढम बाजे ढोल, जल्दी से फटाक से बच्चों। तो देखो अब इसमें पहला क्वेश्चन देखो, स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लिया करना, मैं ज्यादा टाइम रुकूंगा नहीं क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी अपने को खत्म करना है। ढोल एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, यहाँ पे लिखा हुआ ढोल एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, इज अ टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कह लो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कह लो, यहाँ पे म्यूजिकल छूट रहा है, तो इज अ टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन है अपना बी। अगला क्वेश्चन देखो कि वर्तमान में ढोल का प्रयोग कहां होता है? तो वर्तमान में ढोल का प्रयोग, भाई हम ढोल का प्रयोग कहां कहां करते हैं? फेस्टिवल्स में, त्योहारों में बजाते हैं ना ढोल नगाड़े, और मैरिज में, शादी में भी करते हैं, सेलिब्रेशन में भी करते हैं, यानी कि सभी जगह पे, ऑल ऑफ द, है ना, उपयुक्त सभी कार्यक्रमों में करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये अमेरिका के जनजातीय लोग ढोल का प्रयोग क्यों करते हैं? व्हाई डू द ट्राइबल पीपल ऑफ अमेरिका यूज द ढोल? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि the red Indians who are the tribal people of America use the ढोल to send messages, यानी कि संदेश भेजने के लिए। रेड इंडियन जो अमेरिका के जनजातीय लोग हैं वो क्या करते हैं? मैसेजेस भेजने के लिए, यानी कि संदेश भेजने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है अपना सी, संदेश भेजने के लिए, और इसमें ऑप्शन है अपना डी। देखो तो दोनों में अलग अलग ऑप्शन है, टू सेंड मैसेजेस, तो गलती मत करना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, देखो कि प्राचीन समय में निम्न में से किस लिए ढोल का प्रयोग नहीं होता था? तो किस लिए ढोल का प्रयोग नहीं होता था? भाई साहब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, नृत्य के, पहली बात तो कबीले के बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करने के लिए होता था, ठीक है, युद्ध का संकेत भी होता था, युद्ध का संकेत भी होता था, और नृत्य के अवसर पे भी, यानी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। यानी कि जब कबीले के लोग बिखर जाते थे, इधर उधर चले जाते थे, तो ढोल बजा करके क्या करते थे? उनको बुलाते थे, भैया आ जाओ, ठीक है, तो ये हो गया एज ए काइंड ऑफ वॉर सिग्नल। जब लड़ाइयां होती थी तो ढोल बजा करके खूब धम्मड़ धाकड़ पीट करके लड़ाई के लिए हमें उत्साहित करते थे, बुलाते थे, भाई एक चेतावनी देते कि भाई लड़ाई अब शुरू होने वाली है। तो लड़ाई के टाइम पे भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉर सिग्नल के रूप में भी, और डांस वगैरह में भी यूज होता था, तो सभी में यूज होता था। यानी इनमें से कोई भी ऐसा वो नहीं है, कोई भी ऐसा प्रयोजन नहीं है जहां पे ढोल का यूज नहीं होता था, ठीक है, कोई भी ऐसा टाइम नहीं है, तो यानी कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, है ना, नन ऑफ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज। अब ये पूरा ढोल के बारे में सारी चीजें दी हुई हैं, है ना, ढोल के बारे में, नगाड़े के बारे में, ढोल के बारे में सभी चीजें दी हुई हैं, तो इसका उपयोग जो शीर्षक होगा कि मतलब ढोल का कहां कहां पे यूज होता है, ढोल के व्यापक प्रयोग, यानी कि वाइड यूज ऑफ ढोल, ये अपना सही आंसर होगा। क्या बोलो? ढोल के व्यापक प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन की मोटिवेट रहो, स्टे मोटिवेटेड, और इस क्वेश्चन का, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको देने हैं। तो पैसेज पढ़ो जल्दी से, स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लो, पैसेज को जल्दी से फटाक से करो, स्क्रीन को पॉज करके पढ़ो, उसके बाद आंसर दो बच्चों, सभी आंसर आपको देने हैं, ठीक है। चलो भाई, पढ़ लिया क्या? अब ये कहानी है एक राजा के बारे में, और जिस राजा ने एक किसान की कहानी अपने दरबारियों को सुनाई। राजा के बारे में कहानी है जिसने एक किसान की कहानी अपने दरबारियों को सुनाई। तो राजा ने दरबार में किसकी कहानी बताई? तो किसान की कहानी बताई। यहां पे लिखा हुआ है कि लोगों को एक किसान की कहानी बताई। एक दिन राजा ने दरबार में लोगों को एक किसान की कहानी बताई, स्टोरी ऑफ ए फार्मर। ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि किसान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? किसान काफी शांत आदमी था, बहुत ही काल्म आदमी था, ठीक है, तो वो काफी शांत आदमी था, बिल्कुल
बिल्कुल शांत आदमी था। भजन गा रहा था, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है शांत आदमी था। और उसके बाद वो भजन भी गा रहा था। कहाँ लिखा हुआ है देखो, हाव भाव से वो काफी शांत नजर आ रहा था, प्रसन्नता थी, और वो भजन भी गा रहा था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ही वॉज सिंगिंग हिम्स टू, ठीक है, ही वॉज सिंगिंग हिम्स, मतलब वो भजन भी गा रहा था, शांत भी था, मतलब काम था, हैप्पी था। तो सारी चीजें सही है ना भाई, शांत भी था, अलग प्रसन्नता भी थी, हैप्पी था, और भजन भी गा रहा था, यानी कि ऑल ऑफ द अबो, अपना ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। वो किसान अपनी कमाई के कितने हिस्से करता था, तो 4 हिस्से करता था। कहां पे लिखा हुआ है कि अपनी कमाई को 4 भागों में बांटता था, ठीक है, अपनी कमाई को 4 भागों में, आई डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स, 4 भागों में, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 2 क्वेश्चन बचे जल्दी से। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार कमाए गए धन के साथ क्या आता है, तो कमाए गए धन के साथ तनाव आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कमाए गए धन के साथ तनाव आता है, ऑप्शन बी सही होगा। वेयर इज इट रिटन इन द इंग्लिश पैसेज, देखो, विद द मनी अर्न्ड कम्स स्ट्रेस, तो स्ट्रेस, जब हम धन अधिक कमाते हैं तो तनाव भी अधिक आता है। लास्ट क्वेश्चन देखो, शांत का पर्यायवाची में से कौन सा नहीं है, कौन सा शांत का पर्यायवाची नहीं है, सिनोनिम नहीं है, खामोश, शांत, ये पर्यायवाची है। मौन रहना मतलब चुप रहना, शांत, ये भी पर्यायवाची है। स्थिर रहना मतलब कुछ नहीं बोलना, स्थिर रहना, कुछ हिलना डुलना नहीं, ये भी तो शांत का पर्यायवाची है ना। गतिशील, ये शांत का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी। देखो, ट्रैंक्विल, साइलेंट, दोनों एक ही बात है, स्टिल, ये सभी एक ही बात है, बस डायनामिक जो है वो काम का, यानी कि शांत का पर्यायवाची नहीं है। क्या बेटा बात समझ में आई? तो इस प्रकार से हमने कर लिया बेटा सारे के सारे 80 क्वेश्चन, सभी 80 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। और कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई, वाह गुरुजी वाह, मजा ही आ गया। लिखना बेटा लिखना, और भी जितने डायलॉग्स लिख सकते हो लिखो। चलो आज तो डायलॉग की बौछार ही कर देना है आपको, अपने पास से भी जितने डायलॉग लिख सकते हो लिखो बेटा, आज तो लिखना ही है, क्योंकि आज हमने बहुत ही अच्छा काम किया। सारे के सारे पैसे सॉल्व कर लिए, इंग्लिश वाले, हिंदी वाले, साथ ही हमने मैथ्स के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसके अलावा हमने क्या सॉल्व कर लिए बेटा, इसके अलावा हमने मेंटल एबिलिटी के भी सारे 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको पसंद आई होगी। ये देखो अच्छा लगा होगा, 50 मॉडल पेपर की सीरीज जरूर ले लेना बेटा, अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट कोर्स भी ले लेना। और ये देखो मॉक टेस्ट की जो सीरीज है, इसको लेकर के आप अपनी प्रैक्टिस, बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्जाम के लिए आप और बच्चों से कॉम्पीट कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट ले लेना, 50 मॉडल पेपर की सीरीज तो जरूर ले लेना, ये बहुत सही चीज है तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए। जब उस पेपर को 50 पेपर को सॉल्व करोगे ना, इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता बेटा, ये ले लेना जरूर से। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना, और अभी के अभी शेयर के बटन पर क्लिक करके प्लीज शेयर कर दो, क्योंकि इसी तरह से अगर आप शेयर करते रहोगे, आप हमारा सपोर्ट करते रहोगे, तो हम आपके लिए और भी जोरदार तरीके से, और भी अच्छे तरीके से मस्त मस्त ऐसी चीजें लेकर आया करेंगे, मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको पसंद आई होगी। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के धमाकेदार सवालों के साथ, कुछ इसी तरह के मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।